हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 हिंदी की बुक का चैप्टर 2 दादी माँ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं राइटर्स में, स्टार्टिंग में कहते हैं कि कमज़ोरी ही है अपनी। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जैसे कि कठिनाई आती है सामने तो कमज़ोर पड़ जाते हैं। फिर वही दोस्त जो सामने मेरे को दिलासा देते हैं पीठ पीछे मुझे बोलते हैं कि ये तो ऐसा इंसान है कि एकदम से ही हार मान जाता है। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा। ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। फिर कहते हैं राइटर कि सोचने से क्या होता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि नहीं सोचूंगा। पर फिर से ऐसा होता है कि शरद की शीत लहरें मतलब जैसे कि ठंडी की जो एकदम से सर्दियों की तेज़ हवाएं चलती हैं, उसी की तरह मेरे सामने एक तस्वीर खिंच जाती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हों। एक महीना होता है क्वार। मेरे गांव के चारों ओर पानी की ही पानी लहरा रहा हो। तो ऐसा लगता है कि क्वार का महीना आ गया है और हर तरफ क्या है कि पानी ही पानी लहरा रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी से सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो फिर ये काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं कि जैसे कि वो नहीं होता बरसात के मौसम में जब बारिश पड़ती है, जब बारिश पड़ करके रुक जाती है तो क्या होता है उसके बाद ऐसा लगता है जैसे कि कुछ स्मेल सी आ रही हो। जब जैसे पानी भर जाता है घास में तो है ना, इसी टाइप की स्मेल सी नहीं। तो फिर इसमें यही आगे बताते हैं कि देखिए क्वार का जो महीना है वो अश्विन का महीना जिसकी बारिश के बाद है ना। और सिवान जो होता है, सिवान जो यहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, दूर के सिवान से बहकर, सिवान का मतलब होता है बहाव, और होकर बनप्याज मोथा, तो इसमें है ना बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें। तो यही है कि खेतों में उगने वाली जो घास होती है ना, ये होता है इसका मतलब। और बनप्याज की जड़ें, खेतों में अलग अलग तरीके जो घासें उड़ती हैं बरसाती घास, उनके बारे में बात की गई है कि जब बारिश का पानी ठहर जाता है तो किस तरीके से उसमें स्मेल आती है, उसके बारे में ये बोल रहे हैं राइटर। रास्तों में कीचड़ सूख गया और गांव के लड़के किनारे पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। तो गाँव में क्या होता है, गाँव के आसपास तालाब वगैरह होते हैं, उसमें पानी भर जाता है तो लड़के जो हैं उसमें छलांगे मार रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अघन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं। तो इसमें ये अलग अलग जो है उसकी बातें बता रहे हैं, अलग अलग मौसम में हम लोग क्या क्या खाते हैं उसके बारे में। तो जैसे कि अगर जो आषाढ़ का महीना है उसमें आम और जामुन नहीं मिले तो कोई बात नहीं हुई। और अघन का जो महीना होता है उसमें ये ना हिंदी महीने हैं तो उसके बारे में बात करी जा रही है, तो वो ना मिले तो भी कोई बात नहीं। और दुख, फिर चैन के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बहुत बुरा मालूम होता है। तो अलग अलग महीनों के बारे में कह रहे हैं कि गर्मियों के बाद जो मौसम आता है उसमें मतलब आम ना मिले तो भी कोई बात नहीं, चिवड़ा ना मिले, दूध ना मिले, गुड़ ना मिले, अलग अलग चीज़ों के बारे में कहते हुए कह रहे हैं कि ये सब ना मिले तो कोई बात नहीं, मगर ये जो जलाशयों के पानी में कूदना ना मिले ना तो बहुत ही बेकार सा हमें लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, मतलब गुस्सा आ रहा था मुझे अंदर ही अंदर। दो एक दिन ही तो कूद सकता था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। तो ये कहते हैं कि अगर मैं उसमें कूद करके थोड़ा सा बीमार हो भी गया तो क्या हो गया, थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की बीमारी तो मुझे वैसे भी अच्छी लगती है कि हल्का हल्का सा दर्द हो, हल्का हल्का सा जुकाम हो और दिन भर खाने में नींबू और साबु मिलता रहे। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो ज्वर जो ठंड लगती है ना वो तो चढ़ती गई और मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से चढ़ी और रात के 12 बजे के बाद जाकर के उतरी। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था,
दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, तो सफ़ेद रंग की धोती पहनी हुई थी इनकी दादी माँ ने। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सघ, टपके हुए जल की शीतलता। तो ये कहते हैं कि इनके जो दादी माँ के बाल थे, सघ मतलब होता है जैसे कि अभी अभी जो बाल इनके धुले हुए हैं और उसमें शीतलता, जैसे कि ठंडे ठंडे से इनको फील हो रहे थे। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की डांट खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। फिर जैसे इनकी दादी माँ इनके पास आई और फिर इनका माथा और पेट छुआ और फिर कोई मिट्टी सी इन पर लगाने लगी। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी चलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सिर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। तो इनकी दादी बड़ा ध्यान रखती थी इनका, इनके पास बैठती थी और इनको पंखा करती थी, इनके सर पर वो है दालचीनी लगाती थी ताकि ठीक हो जाए। बार बार देखती थी कि कितना ज्वर उतरा है, बुखार ठंड कितनी उतरी है। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीतल की छाल में छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाख प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। तो बहुत सारे प्रश्न पूछती थी कि खिचड़ी की मतलब खाने से रिलेटेड मूंग की दाल पक गई है, कोई आया तो नहीं, कोई गया तो नहीं, इस तरीके की बातें वो घर वालों से पूछती रहती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उनके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी के विषूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। तो ये मतलब ये कहते हैं इनकी जो दादी थी ना, उनको बहुत सारे बीमारियों के जो नुस्खे हैं, मतलब बीमारियों को ठीक करने की दवाएं उनको बहुत सारी याद थी। तो जहाँ पर भी कोई बीमार पड़ता तो वहाँ पर ही जाया करती थी और उनकी देखभाल किया करती थी। और वही कि क्या क्या होता है कि गुड़ मिश्रित जो मतलब एक तरह से खाने की चीज़ें हैं जो जिस बीमारी ठीक कर सकते हैं, उनके बारे में इनको काफ़ी जानकारी रहती थी। सफाई कोई उनसे सीख लो, दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अभी भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन में पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो ये कहते हैं कि जब इनकी दादी इनके पास हुआ करती थी तब इनको बुखार आता था तो इन्हें अच्छा लगता था क्योंकि वो इनकी देखभाल करती थी, इनके साथ रहती थी। पर अब जो बुखार आता है उसमें डॉक्टर दवा दे जाता है, नौकर पानी दे जाते हैं, खाना दे जाते हैं, पर अब का बुखार इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बुखार उतर जाता है बट इन्हें अच्छा तो नहीं लगता ये बुखार, पहले तो बड़ा अच्छा लगता था। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, कम काम अपने हाथ में ना करूं तो होने वाला नहीं। तो कहते हैं कि एक काम भी अगर मैं अपने हाथ में ना लूं, तो इनके किशन भैया की शादी होने वाली थी तो दादी तो बड़ी खुश थी, पूरे घर को सर पे उठा रखा था और खूब काम वाम करती थी। और फिर पड़ोसन आती थी तो जैसे मिल नहीं पाती थी तो उनसे कहती थी कि क्या करूं, पूरे घर का काम मेरे पास है, एक काम ना करूं तो काम होता नहीं है। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती हैं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। वैसे तो दादी माँ कुछ नहीं करती थी, मगर किसी जगह वो ना हो तो काम होता नहीं था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी नहीं दी। अब लगी आजकल करने फसल मैं दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी आखिरी दूसरी फसल कटेगी। तो दादी माँ पैसे भी दिया करती थी लोगों को, ज़रूरतमंदों को। फिर एक कोई इनकी पड़ोसन थी, उनसे एक तरह से थोड़ा सा तेज़ से बात कर रही थी कि भाई जब पैसे लेने आई थी तो बिल्कुल नाक रगड़ती हुई आई थी, अब पैसे वापस करने की बारी आ रही है तो वापस करने का नाम नहीं ले रही है। इस तरीके की बातें दादी माँ बोल रही थी। तो जो रामी है, रामी चाची, दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों में
से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो फिर वो अपनी बिटिया की शादी के लिए थोड़े पैसे वैसे दोबारा मांगने आई होंगी। तो दादी माँ, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने तो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो फिर कहते हैं राइटर की कहते हैं कि बेचारी गरीब है और दे देगी कभी, और मतलब इस तरीके से मत करो इनके साथ। चल चल, चला है समझाने। फिर दादी कहती है, क्या समझा रहा है तू मुझे। हाँ, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं एक प्रसंग को एकदम भूल सा गया। ये जो प्रसंग था ना, प्रसंग मतलब ये जो इवेंट थी, इस इवेंट को राइटर भूल से गए। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उन्होंने बताया कि उर्हिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मार्किन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो फिर वैसे बोलते हैं, मतलब जो राइटर होते हैं उनको पता लगता है कि वो जो धन्नो चाची थी, जो धन्नो थी जो आई हुई थी, रमा की चाची, वो पैसे मांगने आई थी। तो तब तो दादी मना कर रही थी, बट अल्टीमेटली दादी ने उसको पैसे दे दिए थे और कहा था कि पीछे का हिसाब कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, और 10 रुपये और मतलब दे के गई थी। यार आज के टाइम पे 10 रुपये कुछ नहीं होते, आज से कहीं लगभग 50-60 साल पहले बहुत बड़ी रकम होती थी। तो यही बात है कि वो दादी उनको पैसे दे देती हैं। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा तो वो कहती है कि पहले तो दादी बहुत डांट रही थी आपको। तो वो चाची बताती हैं, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे बिना तो क्या लाभ। मैंने मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ता चला गया। किशन के विवाह के दिन की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। 4-5 दिन पहले रात भर गीत गाए जाते हैं घरों में। विवाह की रात का अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र प्राप्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। तो ऐसा मतलब ड्रामा चलता होगा पहले गांव वगैरह में कि पूरी एक्टिंग की जाती है कि शादी के बाद और फिर जब बच्चा होने वाला होता है वो सारी की सारी पूरी एक्टिंग की जाती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालन में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। तो औरतें मतलब आपत्ति कर रही थी कि ये जो लड़के हैं ये आंगन में क्यों सो रहे हैं, क्योंकि उनको तो अपने गाने गाने थे, डांस करना था, नाटक करना था। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो मतलब बच्चे और ब्रह्मा का मन एक, ऐसी बातें कही कि बच्चे हैं कोई बात नहीं, दादी माँ ने ये कहा। मुझे भी पास की ही चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं ज़ोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर कर दिया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भांडा फूट गया। तो जो नाटक कर रही थी औरतें, उनमें अलग अलग बातें हो रही थी, तो ये राइटर बड़े मज़े से सुन रहे थे, बट फिर अपनी हंसी रोक नहीं पाए और उनका भांडा फूट गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। तो फिर वही एक तरह से वो भाभी करने लगी कि इस तरीके से हंस रहा है बच्चा, लड़का है, इसको हटाओ यहाँ से। दादी माँ ने कहा, अरे इससे क्यों लड़ रही है तू। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते अभयदान मिल जाता। तो वही कुछ गड़बड़ कर दी थी औरतों का, वो था एक्टिंग चल रही थी औरतों की, और डांस और गाने चल रहे थे, और ये पहुंच गए थे वहाँ पे। और फिर जब पकड़े गए दोबारा से अगले दिन सुबह भी जब भाभी ने बोला तो फटाफट भाग करके दादी माँ के पीछे छुप गए। और कहते हैं दादी माँ के पीछे छुपने से तो भाई जिंदगी दान मिल जाती थी। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ, एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियाँ का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते कैसा नाचता है, ऐसी दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद मतलब वो कहती है कि जीवन जो है किस तरीके से बदल जाता है समय के साथ, लाइफ एक जैसे तो नहीं रहती, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, और ये बात दादी माँ बहुत अच्छे से जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था, मतलब कि धोखा देने वाला मालूम होता था।
दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। तो मतलब ये है कि जब दादाजी की डेथ हुई उसके बाद जो बगल वही है ना, अच्छे दोस्त जो मुंह सामने अच्छे बनते हैं और पीछे बहुत बुरे बनते हैं, उनकी वजह से और स्थिति खराब हो गई थी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल्य संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। फिर कहते हैं कि जो पिताजी के श्राद्ध में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, मतलब दादाजी के श्राद्ध में पिताजी ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, और वो मतलब पैसा घर का तो था नहीं, थोड़ा जैसे उधार मांगा हुआ था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, ये बात है। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक सिंदूर पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। तो फिर कहते हैं उन्होंने शाम को देखा कि दादी माँ ने गीली धोती पहन रखी है इतनी ठंड में और दिया जला करके बैठी हुई हैं। उनकी स्नेह कतार आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। तो इससे राइटर ने देखा कि दादी माँ तो रो रही हैं वहाँ पर बैठ करके, तो फिर ये दादी माँ के पास बैठ गया और कहता है इससे पहले उन्होंने दादी माँ की आंखों में कभी भी आंसू नहीं देखे थे। तो फिर दादी माँ कहती हैं, क्या है रे तू, यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। तो अपनी दादी से कहते हैं कि दादी माँ, अगर मैं आपसे एक बात पूछूंगा तो क्या आप मुझे बताओगी? तो दादी माँ कहती है, क्या? पूछ। तो कहता है कि तुम रोती थी। दादी माँ मुस्काई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। फिर क्योंकि राइटर कहते हैं कि ठंड हो रही है, धोती बदल लो, गीली हो रही है, तो दादी कहती है कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती, और राइटर को रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। तो फिर वो कहते हैं कि हमने इतने लोगों को उधार दे रखा है, वो उधार वापस करते नहीं हैं, और काफ़ी ज़्यादा रोने रोने से हो गए थे। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी ही हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। अगला उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो फिर जैसे इनके पापा के घर, राइटर के फादर के घर पैसे की कमी पड़ी थी, तो वो काफ़ी परेशान थे, तो दादी ने ला करके सोने के कड़े दिए। तो वो कहती हैं कि तेरे पिताजी ने मुझे कड़े दिए थे, पर मैंने कभी नहीं पहने ये। जो पुराने लोग थे वो आगे का पीछे का हर समय का सोच करके चलते थे, तो ये आज अब काम आएंगे। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उजड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा था। तो ये मतलब देखते हैं आप, क्योंकि सुबह बिल्कुल पूरी गाँव में जल्दी उठ जाते हैं, तो सुबह पूरी तरीके से हुई नहीं थी। फिर कहते हैं सुबह हो गई, इनके उसके पास खिड़की के पास जैसे कौवा आकर के बैठ गया, और किशन भैया का पत्र अभी भी मेरे हाथ में जो है वो रखा हुआ था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने आप से पूछता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो इनके किशन भैया का इनके पास लेटर आया होता है कि दादी माँ नहीं रही। तो जब ये दादी माँ का लेटर पढ़ते हैं ना कि दादी माँ नहीं रही, उसके बाद ही दादी माँ को अपनी याद कर रहे होते हैं, और ये सारी की सारी बातें दादी माँ के बारे में लिख रहे होते हैं। तो ये चैप्टर हमारा था, पूरा एक्सप्लेनेशन इसका हो गया। सिंपल सा चैप्टर है, मतलब बेसिकली अलग अलग बातें बताते हैं, अलग अलग मौसम के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में, कि दादी माँ की लाइफ कैसी थी और दादी माँ ने किस तरह से जीवन जिया, और राइटर की लाइफ पर दादी माँ का कैसा असर था। ये सारा का सारा हमें इस चैप्टर में देखने के लिए मिलता है। तो ये हो गया हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।